नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं संदीप शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर कार्यक्रम छोटे शहर बड़े ख्वाब। और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ख्वाबों के एक ऐसे सौदागर के साथ जो दिन रात सिर्फ ख्वाब ही देखते हैं। जी, क्योंकि वो रंगमंच के पुरोधा हैं, थिएटर के बादशाह हैं। और रंगमंच एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ख्वाब ही दिखाए जाते हैं और उनको असलियत रूप में मूर्त किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं थिएटर के बादशाह, रंगमंच के शहंशाह, अदाकार ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष जावेद खान सरोहा जी से। तो आइए स्वागत करते हैं श्री जावेद खान सरोहा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका छोटे शहर बड़े ख्वाब में। शुक्रिया बहुत। तशरीफ रखिए। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाबों की दुनिया में गुफ्तगू करने के लिए। जी बिल्कुल। और एक छोटे शहर से आपने मुझे बुलाया। जी बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। जी जरूर। आप तकरीबन 35-40 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे, जो हमारी जानकारी, असलियत तो आप बताएंगे, रंगमंच करते हुए। और अब इतने सालों के बाद जब पीछे मुड़कर आप अपने रंगमंच को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? देखिए, ज़िंदगी एक कहानी जिसमें रिश्ते हैं किरदार, दुनिया है स्टेज जहां हम सब हैं अदाकार। मेरे लिए थिएटर, रंगमंच जो है वो ज़िंदगी को समझने का, ख़ुद को समझने का एक आला तरीन ज़रिया। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी थिएटर की एक ऐसी लैब है, या आप ये कहिए कि जो थिएटर इस वक्त हो रहा है वो ज़िंदगी की एक ऐसी लैब है जहाँ पे ज़िंदगी के तमाम मामलात, तजुर्बात की तहकीक की जाती है। हम थिएटर में जो कुछ भी कर रहे हैं, अब बहुत सारी कलाएं हैं, 16 कलाओं में निपुण माना जाता है कृष्ण जी को। कोई भी कला आप संदीप जी अकेले कर सकते हैं। आप अकेले नृत्य कर सकते हैं, आप अकेले गायन कर सकते हैं, आप अकेले चित्रकारी कर सकते हैं, आप स्कल्पचरिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वादन, आपको अगर गिटार का शौक़ है तो अकेले आप बजा सकते हैं। लेकिन थिएटर एक ऐसी कला है जिसे आप अकेले नहीं कर सकते, कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। अब इसमें मेरा नज़रिया, एक एक्टर और एक डायरेक्टर, एक डायरेक्टर, कम से कम तो 2 कम लोगों से कम का। 2 का। लेकिन इसमें तीसरा शामिल होता है, क्योंकि आप एक राइटर भी होता है जी, जो कहानी देता है। आप फिजिकल रूप में भले ही ना हो जी, लेकिन 2 लोगों। तो मेरा जो मानना है कि थिएटर की जो सबसे बड़ी खूबी जो मैंने महसूस की वो ये है कि लोगों को जोड़ता है पहले, और इससे भी बड़ी बात क्या है कि ये एक दूसरे पे निर्भर होना, परस्पर निर्भर होना भी सिखाता है। एक अदाकार जो मंच पर अदाकारी कर रहा है, उसके पीछे कई दिमाग और कई हाथ और कई इंसान खड़े हुए हैं उसकी मदद करने के लिए। और उसको इस बात का कवी यकीन होता है, एक पुख्ता यकीन होता है कि मेरे लिए जो गिलास टेबल पे रखा जाना है वो वहाँ मुझे मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि थिएटर जो सबसे पहला काम करता है वो आपको जोड़ता है, और जोड़ता वो सिर्फ महज दोनों के साथ बैठने के लिए नहीं जोड़ता, एक दूसरे पे ट्रस्ट भी कराता है। और मैं थिएटर में जो सबसे अच्छी बात देखता हूँ कि इसके अंदर एक यकीन, परस्पर निर्भरता का एहसास बड़ा ईमानदार होता है। एक अदाकार को मंच पे काम करना है तो जो सेट डिज़ाइनर है उसने सेट्स प्रॉप्स का इस्तेमाल उसने प्लेस कर दिया। मुझे अगर ये मग ही उठाना है और ये मग उस वक्त जो डायलॉग में मुझे कहा गया कि यहाँ से आपको मग उठा के पीना है, और वो वहाँ ना मिले तो मेरी परफॉर्मेंस पे असर हो जाएगा। मुझे यकीन रहेगा कि वो मग उसी जगह रखा गया। मैं कहीं चढ़ना चाहता हूँ और वहाँ पे सीढ़ी नहीं मिली तो मैं, और मुझे सीन है कि मुझे चढ़ के अदाकारी करनी है, मैं नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पे जो मेरा, तो मुझे इस बात का यकीन है जब मैं पलटूंगा, और छोड़िए बहुत आसान सा मैं बताता हूँ आपको, और शायद आपको भी तजर्बा रहा होगा, आप रंगमंच के बहुत अच्छे अदाकार हैं, कि मैं थप्पड़ मारता हूँ आपको और मैं आपको छूता भी नहीं, और आवाम को, ऑडियंस को लगता है कि मैंने आपको थप्पड़ मारा। बिल्कुल, यही रंगमंच का जादू है। यही जादू है। वो नहीं, उसको यकीन होता है कि आदमी जो मेरी तरफ तलवार लेके खड़ा है, तलवार चलाएगा ऐसे ही जिसने तलवार चलाई है, लेकिन उसको एक ट्रस्ट है कि इसकी तलवार मुझे छुएगी नहीं। ये बात आपको शायद दूसरी कलाओं में नहीं मिले। अगर आप माफ़ कीजिएगा, मैं अगर बायस दूँ थिएटर के लिए,
तो मैं ये ज़रूर कहूँ, ये आपको और जगहों पे नहीं मिलेगी। रंगमंच बेसिकली मेरे लिए ना एक थिएटर एक ऐसा लैब है जहाँ आप जिंदगी के तजर्बात की तहकीक करते हैं, जी री इंटरप्रिटेशन करते हैं। 6 प्लॉट्स में सारी कहानी है या 7th प्लॉट्स हाँ जी, को ये कहा तलाश जाता किया है, जाता है उसमें। बिल्कुल। लेकिन रंगमंच में 7th प्लॉट आ जाता है। 7th प्लॉट आ जाता है इसलिए कि हम जब एक चीज़ को देखो, मैंने सीखा अपने बुजुर्गों से और काफ़ी लोगों को पढ़ा भी, तो मेरा ज़ाती तजर्बा भी है। एक किताब में अपने तख़य्युल को लिखना, अपनी परिकल्पना को लिखना, जी एक लेखक लिखता है बहुत खूबसूरत अंदाज में। एक शायर अपने जज्बात की अक्कासी अपने अशार में करता है, गीत में करता है, गुलकारों से बहुत अच्छे से गाता है। जो म्यूज़िक देने वाले हैं, मौसीकी देने वाले, उसको खूबसूरत रंग में ढालते हैं, सुरों में ढालते हैं, वो आपके कानों तक पहुँचती है और फिर वो आपके जहन पर नक्श हो जाता है। अब एक गाने को आम ऑडियंस तक पहुँचने के लिए किस प्रोसेस से गुजरना हुआ कि पहले तो एक विचार आएगा, उसको शायर लिखेगा, गुलकार के पास पहुँचेगा, म्यूजिक डायरेक्टर के पास पहुँचेगा, उसको ट्यून करेगा, उसकी वो धुन तैयार करेगा, फिर गुलकार उसको गाएगा और फिर आएगा इसके लिए, और फिर प्रसारण होगा, फिर प्रसारण होगा तो तब पहुंचेगा, लोगों तक पहुँचेगा। अदाकार को ये सारे काम खुद करने पड़ते हैं। अमूमन लोग समझते हैं कि सुरों का ताल्लुक सिर्फ गुलकारी से, लेकिन डायलॉग बोलने की जो अदाकारी में जो डायलॉग है, जो मकालमा निगारी है, उसमें भी इन 7 सुरों का इस्तेमाल होता है। अब मैं कातिल नहीं हूँ, मैंने ज़िंदगी में कत्ल नहीं किया, लेकिन मुझे एक किरदार दे दिया जाता है कत्ल करने का, तो मैंने तो कभी किसी चींटी तक को नहीं मारा और मुझे किसी का कत्ल करने के लिए चाकू, तो मुझे चाकू थामना पड़ेगा। तो मुझे ये भी नहीं पता कि चाकू कैसे थामना है उस वक्त जब किसी का कत्ल करना है, मैंने कभी नहीं किया। लेकिन रियाज जो है, अदाकारी में जो रियाज है, उसमें मैं उसको प्रैक्टिस करूँगा। मैंने जबकि ज़िंदगी में कभी कोई कत्ल नहीं किया है और मुझे स्टेज पर एक ऐसा कत्ल दिखाना है जो वाक़तन ऑडियंस को लगे कि ये वाकई तौर पे कत्ल किया गया है और हो रहा है सामने, और हो रहा है जी। जब मैं वो कर देता हूँ और ऑडियंस की किसी तरह किसी माना में मुझे अप्रिसिएशन मिलता है, तो मैं सोचता हूँ ये मैंने कर लिया। बिल्कुल। अब ये क्या सिखाता है कि वो हमारे में है। मैं जब ये कहता हूँ ना, थिएटर खुद को जानने का एक बहुत सुगम माध्यम। अदाकार ग्रुप कायम किया था हमारे सीनियर्स ने, जो मेरे वालिद के शागिर्द थे, और मैं भी उसमें एक हिस्सा था, हमारे वालिद साहब की मेमोरी। अभी आपकी बातों से ही एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई सामने, और मैं उस पर प्रश्न रखना चाहूँगा कि एक जावेद खान सरोहा जब ये कहते हैं कि श्री कृष्ण 16 कलाओं में पारंगत थे, तो कभी परेशानी तो महसूस नहीं होती थी कहते हुए? क्यों होगी? आपको पता है कि मैं जिस शहर से आता हूँ जी, उस शहर की सबसे बड़ी खूबी क्या है? उस शहर की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ जो सबसे पहले रामलीला हुई, उसके 80% कलाकार मुसलमान होते थे। अच्छा। सहारनपुर में, मेरे शहर में, छोटा शहर बेशक है, आप सनत व वसअत और आबादी के लिहाज से छोटा कह सकते हैं, लेकिन मैंने अपने शहर को कभी छोटा नहीं माना। मेरे शहर ने वो दिया है जिसकी तमन्ना लोग करते हैं, और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ राधा कृष्ण ड्रामेटिक क्लब, और वो केवल कृष्ण लीला ही क्या करती, और कृष्ण लीला में जो लोग अदाकारी के शौकीन लोग होते थे वो अदाकारी करते थे। और देखिए साहब, पूरी कायनात का, मैंने दुनिया नहीं कहा है, पूरी कायनात का जो सबसे बेहतरीन अदाकार है वो श्री कृष्ण ही है जी, सबसे बड़े अदाकार। तो वो अगर सबसे बड़े अदाकार हैं और मैं अदाकार हूं इस बात के लिए, तो मेरा ताल्लुक तो उनसे बहुत गहरा है। बिल्कुल। भले ही मैं उनकी प्रतिमा पे फूल ना चढ़ा के उनकी पूजा करता हूँ या मैं किसी दूसरे फेथ में पैदा हुआ हूँ, लेकिन अदाकार बिरादरी में तो मेरे टॉप पर हैं वो। मैं कहीं ज़मीन का ज़रा सा जर्रा हूँ और वो टॉप पर है। तो ये बात तो नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि कलाओं को, ज़बानों को, लिबास को और हमारे जो गेटअप्स हैं उनको भी मज़हबों में बांट दिया गया, रंगों में बांट दिया गया।
चलिए, वो उनका काम है, जो अहले सियासत जी। जाने। और जबकि हमारा पैगाम तो वहाँ जी, पर। अदाकारी तो यही है कि एक पंडित भी जो है वो नमाज पढ़ सकता है। देखिए, मैं बताता हूँ आपसे कि मैंने एक प्ले खेला था, जिस लॉर्ड नहीं वेख्या जन्मे। ये वही प्ले नहीं, मैंने अमूमन जो मैंने डायरेक्शन शुरू किया, तो डायरेक्शन में मैं एक कोशिश करता था कि अगर नाटक में कोई मुस्लिम किरदार आ गया है तो मैंने वो किरदार किसी मुसलमान एक्टर से नहीं कराया। अमूमन। अमूमन, अमूमन ही नहीं, दानिश्ता भी है। अच्छा। दानिश्ता मैंने वो मुस्लिम अदाकार से वो किरदार मैंने नहीं कराया। मैंने उस किरदार को गैर मुस्लिम से कराया। उसकी दो वजह हुआ कि एक तो एक्टर के लिए डिक्शंस का मैटर होता है, तो उसे एक नई ज़बान से ताल्लुक़ उसका पैदा होता है और उसे कुछ नई बात सीखने को मिलती है। और अगर कोई पंडित जी का रोल आया है या किसी स्टेट का उसमें, तो मैंने मुस्लिम व्यक्ति से कराया। जिस लॉर्ड नहीं वेख्या और जन्मैनी जब हम प्ले कर रहे थे, तो उसमें मौलवी का किरदार मेरे एक अदाकार हैं, सीख रहे थे उन दिनों, 2-3 साल ही उनके पास मेरे पास आए हुए थे। उनकी ज़िद थी एक लीडिंग करेक्टर था उसको करने की, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, तुम ये मत, तुम्हें मौलवी का किरदार करना है। तो उनको लगता था शायद मौलवी में मेरे पास कोई एक्सपोजर नहीं आएगा, तो मैंने उन्हें मौलवी का रोल दिया। अब जाहिर है मैं डायरेक्टर था और मैं उनका उस्ताद की हैसियत में भी हूँ, तो उनको मानना पड़ा। दिल मार के उन्होंने वो रोल किया मेरे साथ। लेकिन उसमें, और मैंने बताया उनको इसमें, क्योंकि नमाज भी पढ़नी थी उसमें और कुरान की आयत भी बोलनी थी, तो मेरा मंशा था कि वो एक नई ज़बान से उसका तारुफ होगा, उसे कहीं अरबी भी बोलनी है, कहीं उर्दू भी। उर्दू में तो जाहिर है अपने किरदार को उसको बोलना ही था। तो उसने कोशिश की। मैंने जब देखी उसका इंटरेस्ट पैदा हुआ उस अदाकार का उस किरदार में, तो वो मुकम्मिल नमाज सीखने के लिए किसी और के पास चला गया। शायद वो कभी ना जाता, अगर वो शायर का रोल कर रहा होता, तो शायद इस खोज के लिए इस प्रोसेस में ना जाता। प्रोसेस में ना जाता, किसी और के पास जाके ना, मालूम सर ने बताया इतना या इतना कर लो, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं, मैं पूरा पढ़ूंगा और क्या होता है। तो उसने किसी से मदद ली जाके इसके लिए, और जो वो किरदार उसने अदा किया, तो उसको अप्लॉज, बहुत तारीफ उसको मिली उसमें। हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, वो भी उस ड्रामा को देखने के लिए आए हुए थे। तो वो ये मान रहे थे अदाकारी में पूरे नाटक के दौरान कि भाई मुस्लिम लोग होंगे जिन्होंने ये किरदार अदा किए हैं। लेकिन जब वहाँ तारुफ होना शुरू हुआ, एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और सारे के सारे जो थे वो नाम गैर उर्दू नाम थे, गैर मुस्लिम नाम थे। तो वो बड़ी हैरत में उस बात, यार इस लड़के ने, इसने नमाज कितने सही तरह से अदा की। अब ये वो इम्पैक्ट है थिएटर का जो सिनेमा के हिस्से में कभी नहीं आ सकता, जो टेलीविज़न के हिस्से में कभी नहीं आ सकता, जो सीधी बात करता है। और बिल्कुल इंस्टेंट। इसमें ख़ास बात मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि हमारा जो वजूद है, जब हम सिनेमा पे होते हैं हम अपने वजूद से काफ़ी बड़े होते हैं। जब हम टेलीविज़न पे होते हैं तो अपने वजूद से बहुत छोटे होते हैं। लेकिन हम अपने हकीकी वजूद में अगर कहीं हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टेज, जो सीधे तौर पर आपकी ऑडियंस से एक आपका राब्ता, अगर वो उस बात को आपकी नापसंद करता है तो खामोश इख्तियार करता है, अगर आपकी बात को वो पसंद करता है तो तालियां बजा के अपनी खुशी का इजहार भी करता है। लेकिन अगर एकदम पिन ड्रॉप सन्नाटा आपके हॉल में आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी अदाकारी से पूरी ऑडियंस को अपने को कैप्चर कर लिया, स्पेल बाउंड अपने ऑरा में बांध जी। अब आप बताइए ना, सिनेमा में एक फैंटेसी का स्पेस बढ़ जाता है। आपने स्टेज पर कभी किसी अदाकार को एक मुक्का मार के 5 आदमियों को हवा में उड़ाते देखा है? पॉसिबल ही नहीं होता। सिनेमा में मुमकिन। सिनेमा और उसमें थिएटर में अगर आप बड़ा फ़र्क महसूस करें तो थिएटर रियलिस्टिक है। बिल्कुल, मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि ज़िंदगी की लैब मानता हूँ मैं उसको। आप अच्छे होना पड़ेगा, आपको दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट करने के बाद, और कमाल की बात ये देखिए संदीप जी, कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में, आपने मुझसे पूछा ना कि आप कैसे देखते हैं पीछे मुड़ के, तो सबसे करीबी और ईमानदार रिश्ते जो मुझे मिले हैं ज़िंदगी में, वो मेरे थिएटर से मिले, और इतने गहरे हो जाते हैं वो, सिनेमा में नहीं हो पाते, टेलीविज़न में नहीं हो पाते। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं कोई बुराई में नहीं कह रहा हूँ इस बात,
क्योंकि वहाँ पे कट्स होते हैं। जी। एक बात मुझे जिस पर मैं हमेशा एतराज़ करता हूँ, सिनेमा में एक्टर आता है और कहता है मेरी लाइंस बताइए, तो थिएटर में याद करके आता है। फ़र्क है। जी। थिएटर में कहता है मेरा डायलॉग ही है। जी। डायलॉग के मायने होते हैं दो आदमियों के बीच में होने वाली संवाद। गुफ्तगू, जी, संवाद। संवाद। वहाँ वो लाइंस कहता है कि मेरी कितनी लाइंस हैं। सामने उसके वो अदाकार नहीं होता जिसके लिए वो बोला है। उसकी खूबी है अदाकार की कि वो इतना ट्रेंड है कि आपको एहसास नहीं होने देता कि सामने उसके कैमरा है और वो आपकी आंखों में इस तरह बोल रहा है। तो ये उसकी क्वालिटी है, मतलब अदाकार की जो हैसियत है वो है। लेकिन थिएटर में ये खूबियाँ हैं। मेरा मूल प्रश्न फिर अनुत्तरित रह गया कि जब अदाकार ग्रुप की स्थापना हुई तो वह कब हुई और क्या ख्वाब थे उस समय आपके जब आपने स्थापना करी? अदाकार ग्रुप की स्थापना जो है वो मेरे वालिद की मेमोरी में की गई है। मेरे वालिद माजिद मरहूम मसरूर खान सरोवर साहब और 36 साल से खिदमत की कोशिश कर रहे हैं। ख्वाब क्या था जब आप उसको स्थापित कर रहे थे? तो ख्वाब ये था कि हमारे वालिद साहब का एक नज़र था कि नए लोगों को मौका देकर जी। उन्होंने अपने वक्त में कई सोसाइटीज़ डेवलप कराई। और क्यों थिएटर को जहाँ आपने मनोरंजन का माध्यम माना है, लेकिन थिएटर बहुत सशक्त मीडियम है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक मीडियम है अपनी बात को कहे जाने का, और समाज में बदलाव लाने में थिएटर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल है। तो वही एक ख्वाब था कि ये नाम चले, उनके साथ वाबस्ता हो, और वो कौमी यकजहती के बहुत बड़े पक्षधर थे। और हमने ये रखा कि हम उस जूस को जो हमारे हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का जो जूस है उसको ज़िंदा रखें और इस यकजहती को बना के रखेंगे। और थिएटर के यानी जो आपका ख्वाब अगर हम इन नटशेल कहा जाए तो नए खून को बढ़ावा देना जी, और कौमी अदाकार की जो इस्टेब्लिशमेंट में जो मकसद था, जी जी उसमें था कि नए 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 खून लोग को, नई नस्ल को जी थिएटर से जोड़ना, उनको बढ़ावा देना और कौमी एकता को बनाए रखना। आपसी सौहार्द जी, प्रेम स्वास्थ्य को बनाए जिंदा रखना। रखना। क्योंकि तो किस हद तक कामयाब हुए आप अपने इन दोनों मकसदों बिल्कुल कामयाबी, बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ अदाकार ग्रुप में अपने 36 सालों में उस वक़ार को बरकरार रखने के लिए संदीप जी आ, बहुत कभी कभी बहुत तल्ख और सख्त फैसले भी लेने पड़े। जी। क्योंकि उस अदाकार ग्रुप के दामन पे दाग ना आए, उसके लिए ज़ाती तौर पे भी अपने तौर पर बहुत सख्त फैसले भी लिए हमने। और वो लेते वक्त काफ़ी इम्तहान की पोजीशन थी कि इम्तहान से गुजरना। वजह थी कि एक बात बताऊं मैं आपसे कि हमने थिएटर को ज़िंदा रखने में अदाकार ग्रुप ने एक ख़ास टर्म डेवलप की थी। उसको हमने नाम दिया, जो हम कह सकते हैं कि अदाकार जो हमने चलाया उसमें हमने ये पैदा किया था कि स्पेयर टाइम थिएटर करेंगे हम लोग, बचे हुए वक्त का थिएटर। क्योंकि अमूमन आप जानते हैं कि थिएटर में पैसा नहीं है, सिनेमा में बहुत पैसा है, टेलीविज़न में भी पैसा है बहुत। उसमें थिएटर पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि हम कहें तो पूरी दुनिया में अगर थिएटर ज़िंदा है तो वॉलंटरी सेक्टर में है। कहीं पर भी इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। नहीं। और थिएटर ज़िंदा भी इसी वजह से है कि शौक या रंगमंच। क्या ऐसा भी ये हुआ है आपके साथ कभी कि जिससे आपका मिजाज ना मेल खाता हो लेकिन दोस्ती बहुत गहरी हो आपकी? क्या ऐसा भी कोई है आपकी ज़िंदगी में? अमूमन यही कहा जाता है संदीप जी कि दो लोगों के मिजाज मिलते हैं तो वो दोस्त होते हैं, केमिस्ट्री मिलती है तो दोस्त होते हैं। तो मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिनसे हमारी केमिस्ट्री मैच करती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनसे हमारी केमिस्ट्री बिल्कुल मैच नहीं करती, मिजाज बिल्कुल भी नहीं मिलता, लेकिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जैसे? आप जैसे संजीव जिगरन साहब, अच्छा। मिजाज नहीं मिलता मेरा उनसे। वो अलग मिजाज के मालिक हैं, मैं अलग मिजाज का हूँ, लेकिन दोस्त हम बहुत अच्छे हैं आपस में। जी। तरह दोस्ती की बुनियाद संजीव जिंगरन जी हैं क्या? संजीव या उसके जिगरन बारे जी में कुछ? एक बहुत ही आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और उस ख़ानदान की खूबी है कि उनमें 3 जनरेशन से कला को ज़िंदा रखा है। जब संजीव साहब से मेरा ताल्लुक़ पैदा हुआ तो वो गायक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो मैं उनकी गायकी का फ़ैन हूँ। ओके। तो हम क्योंकि, लेकिन एक शर्फ़ भी हासिल है, एक शरफ़ हासिल है मुझे। जी। वो शरफ़ ये है कि पहली बार रंगमंच पे एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर उनको मैंने लॉन्च किया था। चलिए। और पहली बार हमारे अपने छोटे शहर में, है ना, जी। पहली बार छोटे शहर में उस नाटक का फ्लैक्स होर्डिंग बड़ा वाला वो मेन चौराहे पे लगाया गया था। उसमें हमारे संजीव भाई का भी ये फ़ोटो था बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर उसमें। तो वो जो खूबियाँ हैं उनमें। तो चलिए क्यों ऐसा ना किया जाए कि आपके उन खास दोस्त
संजीव झिंगरन जी को, जिनसे हमारा मिजाज नहीं मिलता जी, है। जिनसे आपका मिजाज नहीं मिलता, इस इंटरव्यू में उनसे आपकी मुलाकात करा दीजिए फिर। अरे जी मतलब आपने क्या बुलाया हुआ है उनको? जी बिल्कुल भाई, जब हमने आपको बुलाया था तो आपके बारे में रिसर्च करी थी और आपके अच्छे दोस्तों के बारे में भी पता चला था हमें, तो हमने कहा क्यों ना आपके दोस्त को भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाए। सरप्राइज। तो दोस्तों, अब समय है यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस संगीत की, मौसीकी के उस बड़े नाम को जो बहुत विख्यात है और अपनी गायकी के लिए न सिर्फ खुद बल्कि अपने ख़ानदान का भी नाम रोशन करते हैं। वो लोग, पूरा ख़ानदान संगीत में ही जुड़ा हुआ है। प्लीज़ वेलकम करें संजीव झिंगरन जी का। अरे जावेद भाई, क्या बात है, क्या क्या बात बात है। सरप्राइज। संजीव जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छोटे शहर बड़े ख्वाब में। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। तशरीफ रखें। जी संजीव जी, कैसा लगा सरप्राइज? मतलब माफ कीजिएगा, सॉरी जावेद जी, कैसा लगा सरप्राइज? नहीं, सुपर सुपर सरप्राइज। संजीव जी, जी अभी तक हम बात कर रहे थे जावेद जी के ख्वाबों की। आप एक दोस्त के रूप में आप उनके साथ हैं। आपका प्रारंभ यानी शुरुआत हुई बिजनौर से, जी जी और जब आप वहां से प्रारंभ हुए जी तो कुछ ख्वाब आपके मन में पल रहे थे। जी जी। कहां तक पहुंचे वो ख्वाब? अब असल पहले में तो वो ख्वाब क्या थे, ताकि जनता को भी पता लगे। मैं पहले इस बात को बता दूं जी कि ख्वाब आए कहाँ से। बिजनौर में हम लोगों का जो परिवार था वो दरअसल एक ऐसा परिवार था जहाँ पे साइंस और आर्ट्स दोनों का कॉम्बिनेशन था। मेरे ग्रैंडफादर बाबा जी मेरे पंडित राम शरण शर्मा जी 1930 के अकेले पूरे बिजनौर के अंदर एमएससी केमिस्ट्री से पास आउट हुए थे। अच्छा। तो ये एक हमारे परिवार के लिए बड़ा गौरव का विषय था कि पूरे ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी मेरे ग्रैंडफादर रहे। उन्होंने आदरणीय पद्मश्री श्री पागलदास महाराज जी, जो फैजाबाद से बिलोंग करते थे, उनके संग मिलकर उन्होंने एक किताब लिखी, तबला मृदंग प्रभाकर। अच्छा, एमएससी केमिस्ट्री करा और किताब लिखी तबला मृदंग प्रभाकर। जी जी, क्योंकि पूरा जो हमारा पूरा परिवार था, शुरुआत से ही उनका जो एक रुझान था वो संगीत के प्रति समर्पण था एक उनका। तो बाबा जी ने किताब लिखी और बाकायदा जो पखावज वादक थे, मृदंग वादक थे, आदरणीय पद्मश्री पागलदास महाराज जी, वे हमारे घर पर एक वर्ष वहाँ पर रहने के बाद दोनों ने मिलकर इस पुस्तक की रचना की, और जिसके अंदर उन्होंने विभिन्न प्रकार की तबले की और मृदंग की तालों का वर्णन किया है। उसके बाद फिर बाबा जी के बाद फिर मेरे पिताजी का जो कैरियर है वो आता है। और मेरे पिताजी जो थे वो भी एमएससी केमिस्ट्री रहे पिलानी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, वो भी एमएससी केमिस्ट्री, ठीक। तो इसीलिए कॉम्बिनेशन रहा आर्ट्स और साइंस का। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि अब शिक्षा पूरी हो गई है, अब फिर संगीत के संग तालमेल बिठाना पड़ेगा। तो हमारे पिताजी को उन्होंने दिल्ली में भेजा, हमारे बड़े प्रसिद्ध गुरु जी अच्छन महाराज जी के यहाँ, जिनके पुत्र श्री बिरजू महाराज जी, जो आज हमारे पूरे वर्ल्ड के एक बहुत बड़े फिगर हैं, नर्तक हैं। तो मेरे पिताजी और बिरजू महाराज जी दोनों, बिरजू महाराज जी के जो पिताजी थे अच्छन महाराज जी, उन्हीं की शागिर्दी में दोनों ने नृत्य सीखा, कथक। तो इस तरह से ये विधा, नृत्य की विधा जो है वो मेरे पिताजी के उसमें आई। और उसके बाद उन्होंने वही चीज़ संगीत में जो चीज़ें थीं वो आगे प्रदान की, हम लोगों में दी। बाबा जी के उपरांत ये विरासत दूसरी पीढ़ी में आई, जो मेरे पिताजी पंडित अशोक झिंगरन जी ने अपनाई। और उन्होंने, थैंक यू, उन्होंने इस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया। और हमारे बाबा जी ने मेरे पिताजी पंडित अशोक झिंगरन जी को दिल्ली भेजा नृत्य की शिक्षा के लिए। और नृत्य की शिक्षा उनको श्री अच्छन महाराज जी द्वारा प्राप्त हुई। अच्छन महाराज जी हमारे बड़े विख्यात नर्तक बिरजू महाराज जी के पिताजी थे। अच्छा। तो बिरजू महाराज जी और मेरे पिताजी पंडित अशोक झिंगरन जी ने एक साथ कथक की शिक्षा प्राप्त की वहाँ से। और इसी तरह से ये घराने का नृत्य जो है वो हमारे परिवार में आया। अब तीसरी पीढ़ी के रूप में हम लोग आए
तो हमारे पिताजी ने वो सारी शिक्षाएं हमें भी दी। यानी आप लोग भी एमएससी केमिस्ट्री कराए गए? जी, हम सब लोग भी साइंस के स्टूडेंट रहे, मेरे भाई भी, मैं भी। तो ये एक यानी संगीत और केमिस्ट्री ये संग- एक साथ डाउनलोड होती रही आप लोगों के ये आप पीढ़ी कह दर सक- पीढ़ी। ये आप कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन साइंस और आर्ट्स का रहा कई पीढ़ियों में। तीसरी पीढ़ी तो हमारी है, तो इसमें हम लोगों ने ये साइंस और आर्ट्स इस तरह से लेके अब चले। तो क्या अब आपका अपने बेटे को भी एमएससी केमिस्ट्री कराने का रहता है? नहीं, वो अभी छोटा है, अभी हम उम्मीद करते हैं कि वो शायद इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगा। मतलब आपकी इच्छा भी रहेगी कि एमएससी केमिस्ट्री कर ले? हाँ, कोशिश ये है कि विरासत कायम रहे। जी। अच्छा, अपने पिताजी के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि जब इतने बड़े नाम पंडित बिरजू महाराज जी के साथ जिसने नृत्य की शिक्षा ली हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं हो सकती। ये एक मैं कहता हूँ इत्तेफाक था कि उस समय लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे। जो हमारे संगीत के गुरु थे, नृत्य के गुरु थे, उन लोगों के अंदर एक परिवारवाद था। वे अपने शिष्यों को अपने बच्चों की तरह पालते थे। तो इसी तरह का हमारे पिताजी ने हमको ये संस्मरण बताया था कि जब वो वहाँ पर गए, अपने गुरुजी के पास गए और उन्होंने उनका चयन किया, और चयन करने के बाद उस समय पर ऐसी प्रथा थी कि अच्छे परिवारों के जो बच्चे होते थे उनके अंदर जो अच्छाइयाँ होती थी उसको भी एक मापदंड माना जाता था। किंतु जब उन्होंने देखा कि भाई बच्चा अच्छे परिवार से है और गुणी है और कुछ सीखना चाहता है, तो उन्होंने पिताजी का चयन किया और वो पिताजी वहाँ पर ये विधा सीख कर यहाँ पर आए। उसके बाद ये बड़ा अजीब संयोग रहा कि हमारे पिताजी जो हैं वो अल्कोहल टेक्नोलॉजी के लिए HBTI कानपुर में सेलेक्ट हो गए। अच्छा। तो ये संयोग था कि एक कलाकार व्यक्ति साइंस और एजुकेशन की वजह से एक ऐसे इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हुआ और अल्कोहल टेक्नोलॉजिस्ट बन के वो वहाँ से वापस आए। यानी उनकी जो दोनों विधाएं थी वो ऐसी थी कि जिसमें नशा ही नशा था। जी हाँ, ये आप कह सकते हैं कि दोनों में अब नशा ही नशा था। और उसके बाद उन्होंने कई बड़ी कंपनियों में सर्व किया, लेकिन हर जगह वो अपने कल्चरल सेक्रेटरी रहे, अपने क्लब के सेक्रेटरी रहे, और उन्होंने अपने शोज़ भी किए, अलग जगह पे शोज़ भी किए, और नृत्य की जो कलाएं हैं और नृत्य की जो बारीकियां हैं उसको उन्होंने सब जगह पर प्रसारित किया। अब नेचुरली कल्चरल सेक्रेटरी तो बन ही जाते होंगे भी, जहाँ भी पता चलता होगा कि अच्छन महाराज जी के शिष्य हैं और जी, बिरजू जी। महाराज जी के समकक्ष हैं, जी, तो जी। उसके अलावा फिर और किसकी बिसात रहती होगी कल्चरल जी, सेक्रेटरी बनने बिल्कुल की वहाँ बिल्कुल, पर? इस प्रकार का उनका व्यक्तित्व भी था और उन्होंने कला को जो अंगीकार किया था वो नज़र आता था। उनके जिस समय वो नृत्य करते थे उसमें नज़र आता था कि जो उनके गुरु जी थे अच्छन महाराज जी और गुरु भाई थे पंडित बिरजू महाराज जी, तो उन सब की जो अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ थी वो उनके नृत्य में दिखाई दिखती देती। थी। बिल्कुल। अच्छा, उनके बाद जी फिर आगे जो परिवार रहा, जी, जिंगल जी। परिवार, वहां पर संगीत की क्या स्थिति रही? वहाँ पर चूंकि हम लोग बचपन से ही संगीत की एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए थे। कितने भाई बहन आप लोग? हम लोग 3 भाई और 1 बहन, छोटी हमारी सबसे छोटी बहन है। जी, सब संगीत से जुड़े हुए हैं? सब संगीत से जुड़े हुए हैं। और आप ये देखिए कि ये एक ऐसी बात मैं आज को बता रहा हूँ कि जो हमारे परिवार में थी कि हमारे यहाँ पर जब भी कोई हमारे पुत्र पैदा होता था या कोई पुत्री पैदा होती थी, तो उसको हमारे जो बाबा जी थे वो अपनी गोद में बिठाकर 1 घंटा, जब बच्चा छोटा होता है 6 दिन का 8 दिन का होता है, तो उसको गोद में बिठा के बाकायदा तबला बजाया जाता था। और जब बच्चा पैदा होके घर आता था तो उसके कान के अंदर सारे गामा पाधा निसा सरगम वो उसके कान में डाली जाती थी। इस तरह का चलन था हमारे परिवार के अंदर। ताकि तो कोई शक शुबा ना रहे कि सरगम से कहीं भी हट सके, संगीत शायद- से कहीं भी इधर उधर शायद हो उनकी सके। ऐसी प्रक्रिया थी कि बच्चों के अंदर संगीत विद्यमान रहे या कला विद्यमान रहे, कला के किसी भी क्षेत्र में जाएं तो वो अपनी बात रख सकें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों को मैं कहूँगा कि बड़े सौभाग्यशाली आप लोग रहे हैं, जावेद जी भी हैं, कि खानदानी विरासत जी, जो जी। कला की है जी, जी। वो आप लोग के साथ आगे आई जी। और आप लोगों ने इसको आगे भी बढ़ाया। जी जी आप तकरीबन मेरे ख्याल से 30-35 साल से आप भी संगीत की दुनिया में जी। हाँ, स्थापित नाम में हैं। ईश्वरीय अनुकंपा से चल रहा है। जी, और आप एक शिक्षक भी हैं विज्ञान के। जी जी तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि क्लास में आप बैठे हो और अचानक से ख्याल आपका कुछ चल रहा हो और कक्षा विज्ञान की चल रही हो और वहां पर अचानक से आपके मुंह से निकल जाए कि पूछे मेरा छात्र
H2SO4 H2SO4 अरे कब से हूँ बताता मैं सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसा होता है क्या, कभी सुर लहरी छुटती है? नहीं, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि एक कलाकार की फितरत होती है कि एक कलाकार जो है वो जिस क्षेत्र में भी काम करता है वहाँ पर ऑनेस्टी और डेडिकेशन दोनों चीज़ें रहती हैं, वरना वो कला आगे बढ़ती नहीं है। जी। तो जैसे कि मैं विज्ञान का छात्र रहा, विज्ञान का शिक्षक भी हूँ, और तो मैंने अपनी क्लास के अंदर भी कोशिश यही की है कि जब मैं किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ तो सब्जेक्ट पे ही कायम रहूँ। लेकिन ऐसा होता है कि हर समय तो पढ़ाया नहीं जाता, तो कभी कभी छात्र इस तरह का वातावरण बना देते हैं कि वो ये चाहते हैं कि कुछ म्यूजिकल हो जाए या कुछ अच्छी, और उनको पता भी रहता है कि जो उनके गुरुजी हैं वो कहीं ना कहीं एक गायक भी हैं, जी। तो कहीं ना कहीं उनकी ये इच्छा रहती है कि वो कुछ अच्छा सुने, तो तब हम कोई ना कोई अच्छी चीज़ सुनाते हैं उनको, कुछ रचना इस तरह की होती है सुनाते हैं। तो कभी कोई किसी प्रशासनिक उसने आकर नहीं कहा आपको, ये उसके कान तक पहुंची हो गाने से नहीं, आवाज? ये ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन सबसे मेरा जो परिचय हुआ है मतलब वो वो भी- मेरी कला के माध्यम से हुआ। वो भी आपके फैन है। ये कला के माध्यम से हुआ। जी। तो मतलब ये अगर मैं कहूँ तो अटपटी सी बात होगी, लेकिन बहुत से आदमी तो इस विषय को जानते ही नहीं है कि मैं कलाकार के अलावा भी कोई काम करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, आप लोगों की दोस्ती कब हुई और कैसे हुई? हमारी दोस्ती असल में हमारे तो ज़्यादातर झगड़े हुए आपस में। है? ज़्यादातर तो हमारे पहले झगड़े हुए, अच्छा। क्योंकि आप थिएटर से जुड़े हुए हैं तो आप थिएटर के प्रोग्राम करते थे, हम म्यूज़िक से जुड़े हुए थे, हम म्यूज़िक के प्रोग्राम करते थे। तो हमको इस तरह की बातें सुनने को मिलती थी कि भाई वहाँ पर यहाँ ये बात कही गई है, यहाँ पर ये बात कही गई, तो हम ये सोचते थे। मैंने कहा भाई यार मैंने ये- बताओ खुल के कि जावेदपुरा बहुत प्राउडी है और ये है वो कहो ना। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ नहीं, ये मंच है, बिल्कुल खुलकर आप अपनी बात को यहाँ पर रख नहीं, सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं और वो था। भी सामने बैठे, पीछे भी नहीं रख रहे। ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन चूंकि एक ही क्षेत्र में एक ही शहर के अंदर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं कला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि वो बातों को सही पहुंचाते नहीं हैं। लेकिन उनमें से फिर ऐसा भी हुआ कि एक व्यक्ति सामने ऐसा निकल के आया कि उसने, चूंकि वो मेरे व्यक्तित्व को भी जानता था और जावेद भाई के भी व्यक्तित्व को जानता था, तो उसने इस चीज़ की पहल की और उसने आके मुझे बताया कि सर जिस तरह का आपका चिंतन है वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ तो उनकी फिराक दली और उनका जो दिल है वो बहुत साफ है। तो फिर मैंने भी अपना कदम आगे बढ़ाया, और जब मैं जावेद भाई से मिला तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ऐसा कुछ था ही नहीं। भाई हाँ, और इनकी गायकी के तो हम बहुत जबरदस्त फैन थे। अब इसी बात पर एक और प्रश्न आया, क्योंकि और आप दर्शक के रूप में भी, श्रोता के रूप में आप हाँ, हमेशा इनके सामने रहे हैं। हाँ। इनके बारे में कहा जाता है कि जब गाना गाते हैं तो आंखें बंद करके गाते हैं। तो वो क्या राज है जावेद जी? वो मुझे इनसे भी सुनना चाहेंगे, और शायद आप क्योंकि इनके दोस्त हैं तो आपको ही पता हो। मतलब ये दो तरह के उसमें वर्जन आ सकते हैं। एक तो ये कि ये खो के गाते हैं जी। उसको याद करके उसमें, और शायद दूसरी वजह ये होगी कि हम जैसे लोग सामने बैठे थे गवारा नहीं करते थे कि हमारी शक्लें नजर आवे, इनका सुर बिगड़ जाए। जी, सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके पीछे सिर्फ यही है कि हमारे जो आदरणीय गुरुजी थे पंडित अजीत कौशल चंडीगढ़ से, तो उनकी अपनी एक शैली थी कि वे जब हमें सिखाते थे या कोई भी रचना गाते थे तो वे इतने तल्लीन हो जाते थे कि उनकी आंखें बंद हो जाती थीं। हमारे चूँकि हम उनके शिष्य थे, तो हमारे दिमाग में भी ये बात आई कि भाई तल्लीनता की सबसे पहली निशानी ये है कि आप आंखें बंद करके अपने विषय में खो जाओ। तो हम तो ये सोचते थे कि हम अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, तो उसमें तल्लीनता का जो एक पक्ष है वो नज़र आता था कि आंखें बंद हो जाती थी। लेकिन फिर कुछ लोगों ने हमें बताया कि सर आजकल दौर जो है वो बदल गया है, जी। आजकल परफॉर्मेंस का दौर आ गया है, आजकल आंखों में आंखें डालकर आंखों में बात आंखें को कहने डालकर का बात दौर आ गया है। करनी पड़ती हैं। तो फिर जब हमें इस तरह की बातें सब दोस्तों ने बताई, हमारे छात्रों ने बताई, तो हमने उस चीज़ को फिर इम्प्रूव किया, और वो सब चीज़ें एक अतीत की बात हो गई। अब तो अच्छा, हम आंखें डाल के कभी- बोलते हैं। कभी ऐसा तो नहीं हुआ संजीव जी, वैसे तो अगर आपकी गायकी के सभी लोग कायल हैं, कि आप आंखें बंद करके गाना गा रहे हो और आंखें खुली हो तो वहां से श्रोता वर्ग गायब हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कभी? मुझे उम्मीद है कि ऐसा कभी होगा भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो पूरी फैमिली है वो तो संगीत में है, जैसे कि आपने ही बताया कि भाई जी, आपके जी, गायक हैं। जी जी दूसरे भाई तो बॉलीवुड में जी जी बहुत नाम कमा चुके जी, हैं, जी। अजय झिंगरन जी। जी, जी। आपकी सिस्टर भी जी जी गायिका हैं। लेकिन जो
आपकी धर्मपत्नी है, जी। आपकी शरीक हयात, वो एक फौजी बैकग्राउंड से आई है। जी जी जी। तो क्या कभी ऐसा तो नहीं हो, अच्छा वो बहुत डिसिप्लिन से रहने वाले लोग होते हैं जो फौजी लोग होते हैं, टाइम से उठना, टाइम से खाना खाना, तो क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने रियाज के समय आपको कहोगे अच्छा बहुत हो गया, या किसी पड़ोसी ने आकर कहोगे हो गया भैया बंद कर दो बस? दरअसल मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस जगह पे जब से मेरा परिवार वहाँ पे रह रहा है तो उन सब लोगों को आदत हो चुकी है इस बात की, अच्छी गाते अच्छी चीज़ें सुनने की, अच्छे गाने सुनने की। अच्छा। तो मुझे ऐसा कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह की बात कभी कही। या और मेरी जो वाइफ है, मेरी जो वाइफ योगिता है, उनका ये मानना है कि वो ज़रूर मिलिट्री परिवार से ज़रूर हैं, लेकिन उनके अंदर कला का अंकुरण वो भी प्रारंभ से ही था। अच्छा। तो ये ईश्वर की अनुकंपा है कि जो हमारी वाइफ हैं वो भी उसी तरह से उसी माहौल से निकल कर आई, और उन्होंने भी इसमें नृत्य के अंदर प्रभाकर कर रखा है। तो वो एक तरह से ये मैं मान के चलता हूँ कि वो मेरा हाथ बटाती हैं। तो यानी आपने मेरे गुरु की उस थ्योरी को अडेप्ट किया अपने लाइफ में कि वो नाटक करते समय हमेशा ये कहते थे कि या तो एक्टर के अकॉर्डिंग कैरेक्टर को ढाल दो या कैरेक्टर के अकॉर्डिंग एक्टर को ढाल दो। जी ऐसा ही है तो कुछ। ऐसा ही कुछ हो आपके यहाँ हो गया, तो ऐसा ही आपने है। जो है उनको अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया। ढाल लेकिन लिया। आपने ये भी सुना कि उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी को आदत पड़ गई है। सर वो भी तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ढाल नहीं, गए। आदत पड़ गई है। अच्छा, पड़ गई। अच्छा सुनने की। अच्छा सुनना लाजिम नहीं है, आदत बेशक पड़ गई है। लेकिन अभी तक कुछ शिकायत नहीं है। अभी तो कोई शिकायत नहीं आई, चलिए आगे भी नहीं आएगी। ऐसा कभी हुआ संजीव जी की किसी ऑर्गेनाइजर ने बुलाया प्रोग्राम में, गवा लिया, और जब पेमेंट का टाइम आया तो भाग गया वहां से? जी हाँ, ऐसा हुआ है। हुआ है। ऐसा हुआ है। हम एक कार्यक्रम करने गए थे, हरिद्वार के अंदर कार्यक्रम करने गए थे, और एक बड़े होटल में एक कार्यक्रम था। तो वहाँ की अद्भुत छटा देख के हम भी प्रभावित थे। लेकिन जब हमारा कार्यक्रम हो गया और हमने पेमेंट के लिए उनसे आग्रह किया, तो ये पता चला कि जो हमारे पेमेंट देने वाले थे वे ही नदारद थे। और इस कशमकश में हमें सुबह 4 बजे तक वहाँ पे रुकना पड़ा। उसके बाद वो शख्स नज़र आए और तब हम लोग अपना पेमेंट लेके अपने घर पे आए। अच्छा, मिल गया फिर भी मिल पेमेंट गया। आपको? मिल चलिए, गया। एक बात आप लोगों की जो मेरी अब तक आपसे जो गुफ्तगू हुई है, आप संगीत के पुरोधा, आप रंगमंच के पुरोधा, आपकी तरबियत पूरी उर्दू की, आपकी तरबियत पूरी हिंदी की, आप बिजनौर के, आप सहारनपुर के, यानी जो आपसी जो मेल है वो बिल्कुल बेमेल, मिजाज बिल्कुल अलग अलग, लेकिन फिर भी जो दोस्ती की जो केमिस्ट्री है आप लोगों की, वो काबिले तारीफ। वो सूत्र कहाँ से है? क्या सूत्र है? हाँ बिल्कुल सही आपने पूछा कि अमूमन माना जाता है ना कि जब केमिस्ट्री मैच करती है जी। तो ताल्लुक बढ़िया होते हैं या मिजाज मिलते हैं उसमें। दरअसल जैसे कहा ना, इनसे मेरा मिजाज बिल्कुल नहीं मिलता, ये पोल्स अपार्ट। लेकिन मैं इनका फ़ैन हूँ, इनकी गायकी का, तो अब ज़रूरी नहीं कि इस बात के लिए। और सूत्र जो आपने पूछा तो वो थे इनके भाई, खुदा करी के रहमत करे, अजय जिगरन। उससे मैं बहुत प्यार करता था, इनको तो मैं सुना करता था, इनकी गायकी का मैं आशिक था उसमें। हादसा ये हुआ संदीप जी कि अचानक एक दिन इत्तला आई कि हम बॉम्बे में माशाल्लाह उसने बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लिया था। यहाँ बड़े अच्छे अच्छे फनकार उन्होंने दिए सहारनपुर को ला के, उसमें जावेद अख्तर साहब आए। जावेद अख्तर साहब से वो उन्हीं की वजह से उनका इंतकाल हो गया। उस इंतकाल ने संजीव जिगरन को नहीं, पूरे परिवार को झिझोड़ के रख दिया। और आलम ये था, उससे आप समझ सकते हैं कि अजय जिगरन की जब 13वीं थी तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि निज़ामत आपको करनी है, मतलब जो संचालन होता है उसमें। तो मैंने मना किया, मेरी कैफियत नहीं है कि मैं संचालन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन था कि भाई आप दोस्त भी थे, वो छोटा था मुझसे तो प्यार करता था मुझसे, ये तो मेरे एक तरह से हम उम्र हैं तो मेरे दोस्तों में से सामाजिक फर्ज भी निभाने होते फ़र्ज़ हैं। भी निभाने होते हैं। तो खैर मैं बड़ी बड़ी मतलब अजीब सी कैफियत में मुझे खड़ा होकर बोलना पड़ा। तो वहाँ जो पंडित जी जो पढ़ रहे होते हैं तो उन्होंने बड़ी हैरत से मुझे देखा, और फिर बाद में जब माइक उनके पास गया वो कहने लगे कि भाई ये इन साहब का नाम जावेद खान सरोया है, ये मुझे अब पता चला है, और ये मुस्लिम है। मैं इनको 13 दिन से उस परिवार में देख रहा हूँ, उसकी बॉडी बॉम्बे से लाने से लेके यहाँ से लेके सारे मामलात में, तो मुझे लगता था ये परिवार के सदस्य हैं। तो वो हम इसलिए थे क्योंकि अजय के और पूरे परिवार की बड़ी मोहब्बत मिलती थी। तब इस परिवार में संजू जो थे वो अपनी कैफियत में नहीं रह पाए,
तो क्या होता है ना, जैसे आपने कहा कि कब दोस्त की पहचान कब होती है, ज़रूरत में होती है बिल्कुल। है ना। तब मुझे लगा कि संजू को ज़रूरत है मेरी, और अजय को मैंने, मतलब उस दिन से अजय को मैंने इनमें देखना शुरू कर दिया। ये किया, और कुर्बत तो इनसे भी थी उसमें। तब से मैं मानता हूँ कि मिजाज अभी भी नहीं मिलते हम आपस में, अभी भी झगड़ते हैं। कोई भी प्रोग्राम हुआ, कभी कभी ऐसे इत्तेफाक हो जाते हैं संदीप जी कि जब आप मैच नहीं कर रहे होते तो भी आपके ताल्लुक बेहतर हो नहीं, जाता है। हमारे विज्ञान के अंदर ये थ्योरी है, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, विज्ञान का शिक्षक हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि जब दो ध्रुव विपरीत होते हैं तो उनमें आकर्षण बढ़ जाता है जी, और वो परफॉर्म भी ज्यादा बेटर करते हैं अपनी अपनी जगह पे। जी। हाँ, ऐसा क्योंकि अगर मानना है। नेगेटिव पॉजिटिव ना मिले तो शायद करंट लाइट ही आगे ना जाए, करंट भी करंट नहीं का दौड़ प्रवाह ही ना पाएगा, होगा। करंट दौड़ नहीं पाएगा। करंट ये नहीं उनका दौड़ेगा। सिद्धांत है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं कि होता है कभी कभी थोड़ी तो नोक झोंक होती रहती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि मोहब्बत के अंदर नोक झोंक भी ज़रूरी है। जरूरी है। जी जी जी। कई बात ऐसी होती है, ना इत्तेफाकी भी होती है, फिर मोहब्बत भी होती है, फिर डिस्कशन भी होता है, और फिर सब चीज़ बराबर। अच्छा, आपके बारे में एक और बड़ी मशहूर बात है संजीव जी, कि आप मंचों पर होते हैं, और जिन प्रोग्रामों में आप मंच पर नहीं होते, उन प्रोग्रामों में, उन कार्यक्रमों में आप उतनी ही देर रुकते हैं जितनी देर राजधानी किन्हीं स्टेशनों पर रुकती है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। और पीछे के कोई गेट होते हैं नहीं वहां नहीं, से, या तो ये मंचों पे होते हैं, जी। आपने बिल्कुल सही कहा, जी। या ये फिर बिल्कुल पीछे वाली सीट पे और दरवाजे के पास। और आपने अगर पलट के पूछा कि संजू, मैंने कहा उसका तो टाइम हो गया, निकल लिया हो तो। मतलब ये एक राउंड में तीन तीन क्या, एक लिफाफे को तीन जगह घुमा देते हैं, वो वाली मिसाल मशहूर है। अच्छा, एक लिफाफे को तीन- तीन शादी तीनों अटेंड करके आ गए। वो जैसे अब जैसे आप देख होता है ना, ये शादी वगैरह जाते ही आपने लिफा, अरे नहीं नहीं खाना खाओ यार, बाद में दिखा दिया कि मैंने करा था, फिर जेब में रख दिया। तो घूम के आ रहे तो फिर उसका नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। संदीप जी। साहब, ये लेकिन लिफाफा ऐसा ज़रूर होता है कि किसी प्रोग्राम में अगर मेरा कोई दखल नहीं है या मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ नहीं लगाता हूँ। ऐसे मतलब इस आरोप का आप स्वीकारते हैं कि हाँ, मैं अगर इसे स्वीकारता हूँ। नहीं है तो आप हाँ, मैं निकल इसे जाते हैं स्वीकारता वहां हूँ से। कि बहुत कम मेरी वहाँ पे रहती है उपस्थिति। आज एक आरोप आपके ऊपर भी है जावेद जी, कि जी। जिस महफिल में आप होते हैं फिर वहां किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता। हाँ, वो एक्चुअली क्या गया, थिएटर में एक्सरसाइज वही बोलनी कराई जाती है। हमें तो ये सिखाया गया था, और फिर हमने आगे अपने शागिर्दों को सिखाया कि स्क्रिप्ट को पढ़ना है तो बोल के पढ़ो। जी। अब बोलने की इतनी प्रैक्टिस हो गई तो अब जब सर मैं यहाँ बैठा हूँ, बोल ही तो रहा हूँ और करके आ रहा हूँ। तो इसलिए ये बिल्कुल सही आरोप, मैं जैसे आप स्वीकार करते हैं हाँ इस बात। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आप दोनों जिस लेवल पर हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो जावेद जी पहला प्रश्न मैं आपसे करूंगा, इनकी कोई एक सबसे अच्छी बात और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी। दरअसल क्या है कि इनकी सबसे अच्छी बात इनका फन है, इनकी गायकी है। दूसरी इनकी बहुत अच्छी बात क्या है कि इनकी याददाश्त बड़ी अच्छी है, और ये मुझे सैकड़ों शेर सुना चुके हैं इस जुमले के साथ कि अरे जावेद भाई, उर्दू का एक शेर याद आया। मतलब मुझे याद उर्दू आता का है, शेर? हाँ भाई शेर तो आवेगा उर्दू। भाई शेर तो कहलाता ही उर्दू में है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा मुझे हिंदी का शेर याद आया या इंग्लिश का शेर याद आया। नहीं, ईमानदार है, देखिए हाँ, ये तो मानना तो पड़ेगा। आप ये मानिए कि ये इनकी जो खूबी है वो इनकी याददाश्त है। और देखो खामी इंसान में किस में नहीं होती। जी। कुछ कमजोरी है मैं जानता हूँ, और जिस कमजोरियों के लिए एक बड़ी बात बताऊँ मैं, और नेशनल टेलीविज़न पे बता रहा हूँ, कि ये इन्हें गुस्सा आ जाता है, और जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये गुस्सा शुरू करते हैं, और जैसे ही अगर मैं आ गया उस वक्त में, तो क्या मजा, जो गुस्सा टिक जावे, फिर मैं इनसे भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता हूँ उनके ऊपर, और ये उस बात है, और फिर ये फ़ौरन सरेंडर कर लेते हैं। तो ये रिएक्शनरी हैं, और अमूमन ज़िंदगी में सब होते हैं। तो मैंने जो महसूस किया वो दोनों बातें ईमानदारी से मैंने बताई कि खूबी इनकी है कि ये मेमोरी बड़ी शानदार है, गाते तो खैर हैं ही अच्छा, अशार की एक बहुत बड़ी चेन है इनके पास, हर मौके का शेर संजू भाई के पास मिलेगा। अब इससे पहले कि आप इनकी कमजोरियां और अच्छी बात बताएं, अशार की बात करी है तो कुछ शेर जब जावेद जी ने कहा है कि हर मौके के आपके पास मौजूद रहते हैं, तो आज के मौजूद के हिसाब से भी कुछ हो जाए। कुछ शेर जो मैंने सुने हैं या जी। मैं गाता हूँ इरशाद। गज़लों के, उनमें से कुछ जो याद आ रहे हैं वो आपको
अर्ज कर रहा हूँ कि कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को, न जाने कैसे खबर हो गई ज़माने को। दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले कि कहीं जगह ना मिली मेरे आशियाने को, कहीं जगह ना मिली मेरे आशियाने को। और बहुत बेहतरीन शेर है कि दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम, दबा के कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम। जरा सी देर में क्या हो गया ज़माने को, जरा सी देर में जरा सी देर में क्या हो गया ज़माने को। और कमर जरा भी नहीं तुमको खौफे रुसवाई, कमर जरा भी नहीं तुमको खौफे रुसवाई के चांदनी रात में चले हो उन्हें मनाने को। वाह क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अपने उस मूल प्रश्न पर आते हैं, जावेद जी की अच्छी बात और उनकी कमी। देखिए, मैं जावेद भाई को बहुत अंदर से जानता हूँ, ये इनकी इनायत है और मेरी खुशी है कि कई वक्तों पे ऐसा रहा है कि हम लोग कलाकार लोग हैं काम करते रहते हैं और उलझनें भी आती रहती हैं, मगर ऐसी उलझनों में जब भी मैं कभी फंसा हूँ या मुझे ऐसा लगा है कि मैं भटक गया, तो मार्गदर्शन जावेद भाई ने मेरा किया, मुझे बताया भी, समझाया भी। और इनकी सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि इनके अंदर पेशेंस बहुत है, धैर्य बहुत धैर्य है इनके अंदर। तो कभी कभी जब मेरी बात होती है तो मैं कह देता हूँ, भाई ये धैर्य मुझे दे दो और ये मेरा जो अंदर का गुस्सा वो तुम ले लो। अच्छी बात तो है इनका धैर्य बहुत अच्छा है इनका। और कमजोरी? वो कमजोरी ये है कि ये हमारी सुनते कम है। कभी कभी जैसे मैंने देखा कि एक बार क्या हुआ, मैं वो आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि एक प्ले हो रहा था, एक और द्रोणाचार्य, और जैसा कि जावेद भाई चूँकि बहुत करीब हैं हमारे, मतलब इनका आदेश जो है वो हमारे लिए फरमान की तरह है। तो इन्होंने कहा कि भाई संजू यार वो उसका एक गाना रिकॉर्ड करना है और आजा। उस समय वक्त हुआ था लगभग 10 बजे, रात के 10 बजे थे। और मैंने ये सोचा, मैंने कहा भाई जावेद भाई बुला रहे हैं, इसका मतलब कोई ख़ास बात होगी। तो मैं पहुंचा, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंचा, तो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जावेद साहब मौजूद थे और इन्होंने मुझे कहा कि भाई ये हमें ये फ्लेवर है हमारा, इस करेक्टर को हमें ये चीज़ देनी है। तो मैंने वो चीज़ अपने हिसाब से, जो मुझे जितनी समझ है उसके हिसाब से मैंने रिकॉर्ड की और मैंने इनको कहा, मैंने कहा सर ये हो गया आपका काम। लेकिन इनके मन में कुछ ऐसे विचार चल रहे होंगे या इनका कुछ इस तरह का भाव रहा होगा, तो इन्होंने ये कहा कि संजू यार इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। मैंने कहा जावेद भाई ये मेरा यकीन है कि ये चीज़ बहुत मुफीद होगी, अच्छी, बिल्कुल अच्छी रिकॉर्ड हुई है, ये आप लगा के देखिए बहुत अच्छा होगा। और मुझे उसके बाद मुझे पता नहीं कि इन्होंने उस चीज़ को सही माना या नहीं माना, लेकिन जब मैंने वो प्ले देखा तो उसके अंदर वही अंश मेरा वहाँ पे था। और उस अंश के बाद मैं जावेद भाई आप ही से चाहता हूँ कि आप उस बताएं। हाँ, वो बात बिल्कुल सही थी। मैं तैयार, मैं एग्री नहीं था इनसे इस बात पे कि मैंने कहा जो प्ले का क्लाइमैक्स था उसमें तो वहाँ उसके ऊपर आ रहा था कि वो लाइंस क्या थी कि इतिहास दोहरा रहा है ऐसा करके उसमें। तो मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो मैं कहना चाह रहा था उस बात में। तो मैंने कहा यार आवाज़ में मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ये चलिए आजा, पैसे तो होते नहीं हैं जी थिएटर में। अरे नहीं, अगले दिन का स्टूडियो ले सकते थे जी, और फ्री का गायक मिल रहा था। हाँ, तो एकलव्य का अंगूठा इतिहास को महंगा पड़ा है, ये लाइन थी उसकी। एकलव्य का अंगूठा इतिहास को महंगा पड़ा है, वो देखो आज भी द्रोण कटघरे में खड़ा है। अब आप वो जो पूरी थ्योरी को बात कर रहा है कि एकलव्य ने कब एकलव्य का अंगूठा मांगा था द्रोण ने, और आज भी सैकड़ों हजारों साल के बाद भी आज भी एकलव्य के अंगूठे को और द्रोणाचार्य के कैरेक्टर को क्वेश्चन मार्क किया जाता है ना। बिल्कुल। तो वो फील आनी चाहिए, वो मतलब आप ऑडियंस जाए उठ के तो कुछ लेके जाए माइंड में, यार नाटक के अंदर भी ये हुआ, अच्छा विजुअल क्या है उसका वो हमारा अलग चैप्टर है। अब मैं इनसे कहता था, मैंने कहा यार मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। इसने कहा भाई अच्छा ठीक है, अब इन्होंने भी मुझे कहा तो मैं निकल के बाहर आ गया। ठीक है तुम कर लो, तो मैं बाहर आके खड़ा गया, क्या हो गया। हाँ भाई, अब जब क्या हुआ संदीप जी कि जब
नाटक में हम लोग ग्रैंड रिहर्सल कर रहे हैं, तो उसे प्ले किया। जो हमारे एक्टर थे, नौजवान लड़का, तो वो उसने वो अदाकारी शुरू की। मतलब वो वहाँ से आया और कटघरे में आया, खड़ा हुआ। तो इन्होंने जो लहर को, जो मुर्की या जो अंदाज था, मैंने कहा यार अपने फील्ड का मास्टर है साला। क्योंकि वो जो चीज़ मैं चाह रहा था, जो मुझे वहाँ नज़र नहीं आ रही थी, वो वहाँ नज़र आई। तो मैंने कहा जाहिर है अज्जू का भाई है भाई, और फिर अशोक अंकल का बेटा है, तो कलाकारों की औलाद है, तो वो चीज़ आई नज़र में उसमें। तो यही बस। अच्छा, अगर कोई एक चीज आप एक दूसरे में बदलना चाहें, वो क्या होगी? मैं तो यही समझता हूँ कि इनके अंदर जो पेशेंस है, उसे मैं चाहता हूँ कि वो हट जाए इनके पास से। वो इनके पास से हट जाए, मेरे पास आ जाए। अच्छा, तो लेकिन अगर इनके पास से हट गया पेशेंस, तो बदले में क्या देगा भाई? तो लेकिन फिर मेरा मानना ये है, इनके पास पहले से इतनी खूबियां हैं, जी। इतनी खूबियां हैं कि एक चीज के हटने से इन पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अच्छा, पेशेंस हट जाएगा तो कोई फर्क नहीं मुझे पड़ेगा। नहीं लगता ऐसा। इनके अच्छा। पास और खूबियां बहुत हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि इन जैसे एक दोस्त रख लीजिए आप, जी। आपको 10 दुश्मनों की जरूरत नहीं है। मतलब एक दोस्त काफी है आपका। अब वो मतलब जिस चीज की आपकी इनकी तारीफ है, वही चीज आप इनके बदलना चाह रहे नहीं हैं। नहीं, मेरा मैं- सुकून चीज। मैं ले नहीं रहा हूँ, कह रहा हूँ कि अच्छा कह रहा हूँ। हाँ, अच्छा, वो और तो आप क्या बदलना चाहेंगे इनका जी? भैया अब मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ इस बात के लिए कि संजीव जिगरन ने जो 5 साल पहले जिगरन थे, वो आज नहीं है। और मैं इनमें से बदलना ये चाहता हूँ कि ये आंखें खोल के गीत गाया करें। अब वो तो नहीं, उन्होंने भी आप- कहा कि आप अब इस मैंने बात का कुछ खुलासा- तैयारियां चालू कर दी नहीं, हैं। जावेद भाई, आप इस बात का को तो खुलासा कर देखकर, दें। क्योंकि संदीप जी आपने तो रंगमंच किया खूब अच्छे से। हमारे बड़े सिखाते थे, हमने अभी तक आंखों में आंखें डाल के बात की थी। तो मंच पर अभी नीचे देख के हम बात नहीं करने थे। तो जब ये आंखें बंद करके गाते थे, तो उन्हें दो वाले मैंने पहले बताया, तो मैं पड़ोसी कहते हैं, मैंने कहा यार अपने लिए गा रहा है यार, हमारे लिए थोड़ी गा रहा है यार। भाई आंखें बंद कर रखी है आपने, बाथरूम में गाओ ना जाके, आप मंच पे क्यों? तो मैं ये चाहता हूँ इनकी एक चीज़ के ये मंच पर, और वो जो मैंने एक अर्ज किया है आपसे कि लैंग्वेज एंड बॉडी लैंग्वेज, मेरी ये भी ख्वाहिश है कि इन दोनों ताकतों का इस्तेमाल करेंगे जब ये परफॉर्मेंस। इनसे बड़े परफॉर्मर जो है ना, वो हमारे राजीव भैया हैं। अच्छा, इनके बड़े भाई इनके राजीव बड़े जिगरन भाई। साहब, जी। उनको जब आप गाते हुए देखेंगे साहब, वो मौसीकी का फॉलो करेंगे, अदायगी में फॉलो करेंगे। मतलब उनसे बड़ा गायक तो संजू को मानता हूँ मैं। जी। वो एक ख़ास पैटर्न पे गाते हैं। संजू मुख्तलिफ पैटर्न्स को अडॉप्ट करता है। मुश्किल काम भी इसने बहुत बढ़िया वाले कर रखे हैं। जो लोग जिन्होंने सुना है वो जानते हैं इस बात को। परफॉर्मर भैया बड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ इनमें से कि वो आंखें बंद करके चीज़ जो है वो मैं इनसे हट ले लूँ, और जो लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज का जो एक कम्बिनेशन है, प्रॉपर कम्बिनेशन इनका परफॉर्मेंस में आए, और ये मंच पर झूमें और लोग तालियां बजाएं। तो ये मेरे दोस्त का वो होगा। आमीन आमीन आमीन। जावेद जी, आप जो हैं, अगर वो ना होते तो क्या होते? हाँ, ये बात था, ये ना होता तो और क्या होता। जी। भीड़ में गुम कहीं हुआ होता, ये ना होता जी। तो फिर क्या होता। भीड़ में गुम कहीं हुआ होता, रोज मरता तलब में जीने की, जीस पर बोझ बन गया होता। संजीव जी, आप अगर ये ना होते तो क्या होते? मेरा तो ये मानना है, और मैं अपनी बात कुछ शेरों में ही कहूँगा कि वो कोई और ना था, चंद खुश्क पत्ते थे। वो कोई और ना था, चंद खुश्क पत्ते थे, शजर से टूट के जो फसले गुल पे अटके थे। वाह। शजर से टूट के जो फसले गुल पे अटके थे, तमाम उम्र वफा के गुनाहगार रहे, तमाम उम्र वफा के गुनाहगार रहे। ये और बात है कि हम आदमी तो अच्छे थे। वाह, बहुत खूब। तो मेरा यही मानना है कि हमारे मतलब मैं अपनी पर्टिकुलर अपनी बात कहता हूँ कि हम सभी परिवार के इतने कोने चारों तरफ संगीत के लगे हुए थे कि हम कहीं भी लुढ़कते, संगीत हम पे हावी होना ही था। जी। और मेरा मानना यही है कि हमें कला की दुनिया में ही आना था। बिल्कुल। आप तो संगीत से इतने ज्यादा बेबस रहे कि आपने तो अपने संतान का नाम भी संगीत ही रखा है। हाँ, ऐसा हुआ, ऐसा हो। ये इत्तेफाक है कि जब उनके नामकरण की बात आई तो हमारे पंडित जी ने कहा जी बेटे का नाम क्या रखें। तो मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई हमारे घर में संगीत के अलावा कुछ है ही नहीं, तो लिहाजा इस बच्चे का नाम हम संगीत ही रखते हैं। तो इन द एंड ऑफ द शो मैं तो यही विश करता हूँ कि आप लोगों के जो ख्वाब हैं वो
सच हों और आप लोगों की जो सरिता ज्ञान की है वो बहती रहे और एक से एक स्टूडेंट बढ़कर आपके निकलते रहें और आप लोग के नाम को और चारों तरफ रोशन करते रहें। तो लेकिन जहाँ पर संजीव झिंगरन जैसा नाम बैठा हो, उस कार्यक्रम का अंत अगर गायकी से ना हो तो वो अधूरा रहेगा। क्या कहना आपका जावेद जी? बेशक, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और आप मंचों पर लगातार गाते रहते हैं, हजारों गाने आपने गाए हैं, लेकिन एक गाना जो आपका बहुत ही मकबूल है, तुम जो मिल गए हो, हम चाहेंगे कि अगर आप वो गुनगुना दें। जी मैं कोशिश करता हूँ। जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी संदीप जी, वो ये कहना चाहता हूँ कि गायन जो है अपने आप में जीवंत विधा है, और जीवंत विधा में गाना गाना, अगर गाना गाने के बाद उसके अंदर यदि हम स्वरों के सच्चे मंत्र डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं नजर आता है। मैं कोशिश करता हूँ आपके इस गीत की। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया। जियो जियो। बहुत खूब संजीव जी, आपका आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे शहर बड़े ख्वाब में आप लोग आए और अपना समय दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज छोटे शहर बड़े ख्वाब में हमारे साथ थे थिएटर थेस्पियन जावेद खान सरवा और म्यूजिक मास्ट्रो संजीव झिंगरन। ऐसे बड़े बड़े कलाकारों से हम आपकी लगातार मुलाकात कराते रहेंगे। साथ बने रहिए। छोटे शहर बड़े ख्वाब। दोस्तों, अगर आपको हमारे कार्यक्रम छोटे शहर बड़े ख्वाब पसंद आता है तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी हस्ती है जिसने बड़े ख्वाब देखे हैं लेकिन उसके बारे में कोई जानता नहीं है तो उसे हमसे मिलवाइए। हमारी मेल आईडी पर उसके बारे में जानकारी दीजिए, हम उसकी पहचान सारी दुनिया से करें।